गवर्नर जनरल एंड वायसराय। सब लोग लाइव वाले गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बाबू गलती करने के हम इंतजार में है, करें सब गलती। भारत का बकुला का क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? आप बताइए आप लोग। विलियम बेंटिक। और बकुला का क्वेश्चन है कि अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। हाँ, अंतिम वायसराय टर्निंग कैसे हो जाएगा? तो पहला वायसराय होगा। हाँ, पहला ना होगा वायसराय। वायसराय माने चमचा। चमचा कब आया सब? जब पिटाया था संतान। कौन पिटाया था? कैनिंग। पहले वो था गवर्नर जनरल, तन के चलता था, जो हम ही है। ऊंचाया 1857 में तो वायसराय हो गया। तो अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, पहला वायसराय। समझ में गया? तो काहे कंफ्यूजन हो जाता है बकुला? लाइव वाले लोग बाबू थोड़ा सा एक आध सेकंड का बफरिंग था, सही हो गया। कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है, बैंडविड्थ में प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, एक आध सेकंड के लिए आप लोग का। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, लोग वायसराय के बारे में याद करना चालू करते हैं। अब आपका जो पोर्शन है बाबू हिस्ट्री का, आप कुछ समझ जा रहे हैं, अब आपका याद करने वाला पोर्शन है। कंसेप्ट तो आपको पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? अब आप कंसेप्ट उसको अच्छे से देखेंगे। एक गांधी युग का एक सीक्वेंस था, विदेश में क्रांतिकारी आंदोलन का एक सीक्वेंस था, सबका एक पैरेलल सीक्वेंस चलते चलते आपको पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? अब आपको याद करने उन सब चीजों को जो रैंडमली बिखरा था। जैसे वायसराय, ये बार बार आए हैं, सब एक जगह याद कर लेते हैं। कांग्रेस अधिवेशन कई बार हुआ है, याद कर लेते हैं। एक जगह पत्रिकाओं को याद कर लेते हैं। ये जितनी चीजें हैं, इसको रैंडम जो बिखरा है उसको याद कर लेते हैं। अब आपका पोर्शन बचा हुआ है याद करने वाला, जिस ससुरा हमको पढ़ाने का जिसको मन नहीं करता है, जिसमें समझाना ना हो उसको हमको पढ़ाने में अच्छा ही नहीं लगता है। ऐसा लगता है ना जैसे हम आप लोगों को ठग रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, वो भी पढ़ाई का हिस्सा है। जब खूब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक रहे, समझ में नहीं आए, उसको समझाने में जब समझा देते हैं, सब लड़का एकदम हरिहरा जाता है, तो लगता है हाँ शांति मिला, उसमें अच्छा लगता है। पहला वायसराय, अंतिम वायसराय, ये लगता है ये सरकारी स्कूल के मास्टर है। फीलिंग नहीं आता है पढ़ाने का। पढ़ाने का मजा कब एकदम भयानक टॉपिक हो, समझे में नहीं आए, अब उसको समझाओ एकदम। क्वांटम फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स हो गया, मॉडर्न फिजिक्स, लड़की सबको समझे में नहीं आता है? आता है? आज जिसको लड़का सबको भी नहीं समझाओ, जब समझ जाता है सब, तब सब एकदम कहता हाँ। अब पढ़ाओ ससुरा, हमारा बस चलता तो नहीं पढ़ाते हम, लेकिन क्या कीजिएगा, सिलेबस है, आना है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है। नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं बाहर जाओ। और आप लोग याद करेंगे नहीं, अगर हम पीडीएफ दे देंगे कहेंगे याद कीजिए, नहीं करेगा याद, ना करेगी याद। आगे आते हैं हम लोग, चलिए। हाँ, पंखा चला दे, पंखा बंद कर दो, पंखा का सीजन नहीं है, बंद कर। एग्जॉस्ट फैन चला दीजिए, पंखा सब बंद कर दो। एग्जॉस्ट क्यों बंद करके रखे हो? सारा एग्जॉस्ट का सप्लाई मेन वहां से है कि नहीं है? अब वहां से ऑन करो तुम लोग, वहां से ऑफ करके रखा, यहां से सबकी सप्लाई रहती, पीछे जगह चालू कर लो अपना। अब स्टार्ट करते हैं हम। सर आप धुंधला दिख रहे हैं। सर आप ब्लू कलर के दिख रहे हैं, हम काला है तो तुमको ब्लू कैसे दिख रहा है? नीलकंठ समझ रहे हैं, काला कंठ है, पूरा चंट। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। लड़की सबको लगता है कि हम बस इन्हीं सबको बोलते हैं, लड़का सबको ही बोलते हैं। अरे हम खुद को नहीं छोड़ते हैं तो तुम लोग को कहां छोड़ेंगे? अब हम लोग वायसराय याद करना चालू करते हैं। बी सीरियस बाबू, इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का चिपका देता है, और अगर इससे नहीं चिपका तो कांग्रेस से चिपका लो। एक ना एक आपको जो भी खुदरा एग्जाम होते हैं, ग्रुप डी, खलासी, चपरासी, गैंगमैन, इस सब में एक एग्जाम इसमें पक्का देता है। आगे हम लोग आते हैं, क्योंकि आप लोग बिहार की पृष्ठभूमि से आते हैं, ज्यादातर लड़के जो हैं वो मिडिल फैमिली से आते हैं। वरना हम आपको क्या बताएं, जो रणनीति होती है बीपीएससी के लिए, उस रणनीति में बहुत इजी होता है वहां उसको निकालना। हमसे अगर कोई कहेगा कि सर आप ज्यादा आराम से एसएससी में करा सकते हैं या फिर पीसीएस में, हम तो कहेंगे भैया पीसीएस में, क्योंकि एसएससी से कोई माई बाप नहीं है, कहां से क्वेश्चन उठा देगा, खुदरा खुदरी बढ़िया खराब सब। इसका तो पता है ना कि यार सोच ये नहीं पूछने वाला है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, नहीं समझे? पीसीएस यूपीएससी में ही पूछेगा 1885 लॉर्ड डफरिन, रमेश चंद्र बनर्जी, ये ह्यूम, सोचो खलासी चपरासी वाला क्वेश्चन है, तो सब आपको मेहनत करना। चलिए आगे आते हैं, पहला वायसराय के। अब हम लोग वायसराय, गवर्नर जनरल, अब हम किसी को गलती से वायसराय बोल देंगे, किसी को गवर्नर जनरल कर देंगे। अब आप इसको नहीं पकड़िएगा क्योंकि हम आपको पहले पढ़ा दिए। तो पहले सबसे पहले आ जाता है कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर, रॉबर्ट क्लाइव। ऐसा इसको क्यों बनाया गया? क्योंकि इसी ससुरे को पलासी की लड़ाई में बुलाया गया था। कितना होशियार था, मीर जाफर को क्या कर लिया? मिला लिया, और सिराजुद्दौला को क्या कर दिया? मरवा दिया।
अब मीर जाफर को हटा के किसे बनाया था? कासिम। कासिम निकला होशियार, राजधानी कहां ला दिया? मुंगेर ला। गोला बारूद का कारखाना, दस्तक प्रणाली को समाप्त कर दिया। तो मीर कासिम को क्या कर दिया? हटा दिया। एग्जाम में हटाना शब्द की जगह अपदस्थ लिखेगा, मतलब पद से हटाना अपदस्थ। क्या कहलाता है? अपदस्थ। अपदस्थ कहलाता है। मार्च के समय में, अभी कितना महीना चला? ये नवंबर चला। आप मार्च अप्रैल में देखिएगा, जिस तरह से मिलिट्री कू म्यांमार में हुआ था, मार्च में वैसे ही मिलिट्री कू आपकी पाकिस्तान में होने जा रहा है। बहुत जल्दी वहां मिलिट्री कू होने जा रहा है वहां पे, समझा रहा है कि नहीं? अब मिलिट्री कू हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, म्यांमार में सेना ने क्या कर लिया? तख्ता पलट, और वहां सेना करने जा रही है। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सेना जब तख्ता पलट करती है तो अपना वर्चस्व दिखाती है, और सेना वर्चस्व युद्ध में ही दिखा सकती है। सोचा भारत को टॉर्चर करने लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। सोच रहा मूस मोटैया लोढ़ा हुई, हाथी घोड़ा थोड़े हुई। चलिए आगे समझते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या था? बंगाल का पहला गवर्नर। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट। याद कीजिए, ये बक्सर का युद्ध खुद नहीं लड़ा, पलासी की लड़ाई में खुद गया। बक्सर के युद्ध में गया, 3-3 बार ऐसा। किसने भेजा था? हेक्टर मुनरो। किसे भेजा? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो को भेजा, जीत गया। इलाहाबाद की संधि किया। इलाहाबाद की संधि जब किया तो इलाहाबाद की संधि में इसने बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ले लिया। बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ले लिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और ये संधि मुगल किस बादशाह के साथ हुआ? हाँ, शाह आलम द्वितीय। किसके साथ हुआ था? शाह आलम। शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद की संधि के तहत 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी किसे सौंप दी? अंग्रेजों। अब ध्यान से समझिए, आप यहाँ पर अंग्रेज सबसे पहले बनाए थे सब मीर जाफर। मीर जाफर को हटा के बनाए सब मीर कासिम। अब मीर कासिम को हटा के फिर क्या बना? मीर जाफर को बनाए सब, लेकिन मीर जाफर तो वहां का नवाब हो गया। अब मीर जाफर नवाब थे तो यहाँ के उप दीवान रजा खान को बनाया गया। रजा खान पूरा तरह से चमचा था किसका? अंग्रेजों का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अंग्रेजों ने ये इलाहाबाद की संधि के तहत जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिली थी, उसके तहत इन्होंने बंगाल का उप दीवान किसे बनाया? रजा खान को। अब बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर। हालांकि मीर जाफर को तो बक्सर की लड़ाई से पहले ही नवाब बना दिया गया, उसको हटाया गया, तभी ना कासिम में भड़क गया। कासिम भड़का क्यों? उसे पद से हटाया गया। तो जेन्युइन बात है कि नवाब कौन बना था? मीर जाफर। लेकिन पलासी की, सॉरी, इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल का उप दीवान किसे बनाया गया? राजा। मिर्जा राजा खान देगा, वापस राजा खान बोलिए। समझा कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। शासन की जिम्मेदारी दे दिया मीर जाफर। अब पैसवा की जिम्मेदारी राजा खान। किसे? राजा। तो नवाब हो गए मीर जाफर, उप दीवान हो गए राजा। उप दीवान राजा, पैसा की जिम्मेदारी राजा, प्रशासन मीर जाफर। पैसा कौन ले जाता था? किसको देता था? रॉबर्ट। रॉबर्ट क्लाइव। अंग्रेज थे उस समय, रॉबर्ट क्लाइव ही नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव के पास सारा पैसा आ गया, तो कुछ दे देता था। दे जफरा, दे ले। सारा पैसा कौन ले गया? राजा खान तो कलेक्शन का काम करता था। राजा खान सारा पैसा कलेक्ट करता था। नियम के हिसाब से अगर दोहरी द्वैध शासन नहीं रहता, नियम के हिसाब से राजा खान पैसे कलेक्ट करके किसे देना चाहिए? मीर जाफर। अभी पैसे कलेक्शन का जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण की है, वो कलेक्ट करके भारत सरकार को देती है। तो उस समय राजा खान को किसे देना चाहिए था? मीर जाफर। लेकिन वो ससुरा किसे देता था? अंग्रेज। हाँ, अंग्रेज। उस समय अंग्रेज में कौन था? रॉबर्ट। वो किसको देता था? तनीसा जाफर को। ले जफरा, यहाँ पे लेके अपने चल जाता था सारा पैसा। देखिए ये अंग्रेज कैसे, जाफर को जब अंग्रेजों ने पहली बार पलासी की लड़ाई में घूस देकर मिलाया, तो जाफर यही कहता था कि हम आपको बहुत सारा धन दौलत देंगे। लेकिन जाफर से ज्यादा धन देने लगा कासिम। जाफर को साइड किया, कासिम को लाया, लेकिन कासिम ठहरा योग्य। कासिम ने चला गया मुंगेर, तो मुंगेर में मीर कासिम को हटाकर फिर किसे लाया गया? मीर जाफर। अब मीर जाफर लाया गया तो कौन सा युद्ध हो गया? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में इलाहाबाद की संधि हुई, द्वैध शासन हुआ, नवाब बनाया गया मीर जाफर को, और उप दीवान बनाया गया रजा खान। सारा पैसा कौन ले गया? रजा खान। पहुंचा दिया अंग्रेजों को। पहले मीर जाफर अंग्रेजों को गिफ्ट देते थे, अब अंग्रेज मीर जाफर को चंदा देने लगे। लो बेटा काम चलाओ, बाल बच्चा पालो, हम निकले यहाँ से इंग्लैंड, गुड नाइट। समझ आ गया? तो उप दीवान किसे बनाया गया? तो बंगाल में द्वैध शासन किसने लाया था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? तो पहला गवर्नर लिखा ना रॉबर्ट क्लाइव, इसने बंगाल में द्वैध शासन लगाया। तो वहां आप अगर अपनी सहूलियत से एक और चीज लिखना चाहें तो ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा भाई? रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव क्या लिखा है? क्या लिखा है इसमें? बंगाल में द्वैध शासन। बंगाल में होगा ना इसे द्वैध शासन। द्वैध शासन। अब आप यहां ऐसे लिख सकते हैं, नवाब कौन था? मीर जाफर। और उप दीवान रजा खान। प्रशासन कौन देखता था? और वित्त व्यवस्था रजा। हो गया कि नहीं? आप इस तरह से चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें हटना कौन चीज हुए? लिख दो ना बस अगवा नवाब। भले हाई सब तो लिख ले, बकला तुम्हारे में अगवा इसे तू बकुला बना कैसे बना दो? ये वाला बकुला नहीं। जब इधर जो नीचे बैठने वाला व्यवस्था है ना, हम सोचते हैं कि यहाँ पे वैसे लड़कों को बैठा जाए जैसे पशु है, बकुला है, जल परा है, ये सब जिसका विशेष नाम है, अनुसूची 2 में है।
पशु। आगे बढ़े। द्वैत शासन का मतलब क्या होता है? द्वैत शासन का मतलब होता है कि जब प्रशासन कोई और करे, पैसा कोई और ले जाए, इसी को क्या कहते हैं? द्वैत शासन। कौन शासन? द्वैत शासन। आपके घर में भी द्वैत शासन होगा, पैसा कमा के लाएंगे पिताजी, और अंदर प्रशासन चलेगा माता। कौन सा शासन चलता है? द्वैत। सारा मेहनत करते हैं कौन? पिताजी, और 2 मिनट में मम्मी शांत कर। आपको बुद्धि है जी? जवाब बेचारा चुपचाप लगा जाते हैं। मेरी मम्मी भी सुना देती है पापा को कभी कभी, इसे बेचारा चुप लगा जाते हैं। हमसे कहते देख रहे हो, हम कहते हुआ का नहीं बोले तो कौन जाएगा बारूद में चिंगारी लगाने। जो बोलते हैं मान लो। यहाँ पर बहुत उन लोग में तो कभी कभी हम लोग भी लड़वा देते हैं। देखिए ना पापा ऐसे कह रही, हाँ आप लोग भाई लोग बैठ के देख चल रहा है अपना, हम सही तो तुम सही। आगे बढ़ते हैं। लेकिन बंगाल में कौन सा हो गया भाई? द्वैत शासन। किसने किया? रॉबर्ट। याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आगे अब दूसरा आते हैं, वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। इसने कई सारे काम किए थे, लेकिन एग्जाम में जो काम आता है तो मतलब उसके हिसाब से आपने इसमें दिखा हुआ। इसके समय पिट्स इंडिया एक आया था। क्या आया था? पिट्स इंडिया। कौन आया था? पिट्स इंडिया। और टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी दी गई थी कलेक्टर को। किसे दिया गया था? कलेक्टर को। तो कलेक्टर का काम होता है टैक्स को कलेक्ट करना। धीरे धीरे कलेक्टर को प्रशासन भी दिया गया, उस कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम भी कहने लगा। तो डीएम एक अलग चीज होता है, कलेक्टर एक अलग चीज होता है, लेकिन आज के वक्त में दोनों की जिम्मेदारी एक ही को दे दी। इसलिए उसको डीएम भी कहिए या फिर कलेक्टर भी कहिए। एग्जाम आपको आईएएस का देना पड़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो कलेक्टर पिट्स इंडिया का टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी किसे दे दी गई? कलेक्टर को दे दी गई। इसके समय वारेन हेस्टिंग। इसके समय मदरसा में पढ़ाई के लिए मदरसा अधिनियम भी आ गया था। लिखा है कि नहीं आया? मदरसा अधिनियम आया। कौन सा अधिनियम आया? मदरसा अधिनियम आया। इसके समय पहला मराठा युद्ध हुआ। प्रथम, अब देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कहेंगे, इतना लंबा की कहने की क्या जरूरत? आपको आंग्ल मराठा युद्ध भी पढ़ा दिए, पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? मराठों के साथ आंग्ल मराठा युद्ध भी होता आपको पढ़ा दिया। तो पहला मराठा युद्ध, तो इसमें कारण है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो पढ़ते के समय आप क्या याद रखेंगे? प्रथम मराठा, द्वितीय मैसूर, प्रथम मराठा, द्वितीय मैसूर, प्रथम, द्वितीय मैसूर, प्रथम मराठा, द्वितीय। याद रहेगा। मदरसा अधिनियम किसके समय आया? वारेन हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस। मदरसा अधिनियम वारेन हेस्टिंगस। कह रहा है कि यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। उस समय लिटरेचर बहुत चलता था। आप खुद देखिए ना, राजा राम मोहन राय को फारसी भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, बंगाली भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे। तो पहले लिटरेचर बहुत होता था। आज के वक्त में लिटरेचर उतना प्रभाव नहीं रख दिया। तो ये अरबी का भी जानकार था, बंगाली का भी जानकार था, लेकिन इसने घोटाला बहुत किया था भारत में बैठ के। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, राफेल घोटाला, इस टाइप का खूब घोटाला किया। लंदन गया तो इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। इसके ऊपर वारेन ने बहुत घोटाला किया, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। दोनों सदनों से पारित करना होता है। एक सदन से पारित हुआ, दूसरे से नहीं हो गया, इस क्या हो गया? बच गया। तो इस पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन महाभियोग को इसने क्या कर दिया? पारित नहीं हो पाया। किसके खिलाफ? वारेन हेस्टिंग। मदरसा अधिनियम, प्रथम मराठा, वारेन, द्वितीय मैसूर, मदरसा अधिनियम। महाभियोग लगा वारेन हेस्टिंगस के साथ। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, याद रहेगा ना? मदरसा अधिनियम, टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी कलेक्टर को दिया गया, वारेन हेस्टिंगस। समझ गए? इसके बाद कौन आएंगे? कॉर्नवालिस। कौन आए बाबू? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस पहले भारत से पहले वो अमेरिका में क्या था? गवर्नर जनरल, उसे अमेरिका में बना के भेजा गया था, क्योंकि अंग्रेजों का कब्जा पूरी दुनिया में लगभग एरिया में था। जहां जहां ये सब कब्जा किए थे सब अंग्रेज, वहां किसी ना किसी गवर्नर जनरल को भेजा जाता था। जैसे देखते होंगे आप लोग कि किसी मुंबई के आईएएस अधिकारी, आईपीएस को बिहार भेजा गया, बिहार वाले को कहीं और भेजा गया। कई सारे ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस पहले कहां था? अमेरिका में। अमेरिका में संभाल रहा था। और ये है आपका ब्रिटेन। यहां से इससे पहले कहां भेजा गया था? अमेरिका। अमेरिका वाला घेर लिया सब उसको। अब मूल निवासी घेरा सब वहां का। अब मूल निवासी वहां का 7 फीट क्रिस गेल की तरह होता है, रेड इंडियन बोलते हैं। बड़ी मार मारा था सब कॉर्नवालिस को, उलाट पलाट के मुंह हाथ फोड़ दिया पूरा। अब जहां तहां से मुंह फूटा था, 2-3 ईंटा से कूच दिया था, मोड़ी उड़ी बेहोश हो गया। खटिया पर टांग के इसको इंग्लैंड लाया गया था। बाद में मरहम पट्टी हुआ इसका, बताया बहुत मारा है सब। अब ना जी तो नौकरी करे, कहा कि ना उनको नौकरी करना होगा। दूरदर्शी था ये, लेकिन तनी ढीठ टाइप का था। वो पकड़ के कुछ दिया वहां पर अमेरिका वाला। अमेरिका वाला पहले आजाद हो गया सब। बड़ी मार मारा था सभी लोगों यहाँ पर अमेरिका वाला। तो इसको वापस कहां भेजा गया? भारत। तो भारत ये आइए नहीं रहा था। कर ना, दूध का जला लस्सी फूक के पीता है। तो इसको भारत भेजा गया सिखा के। देखो, भारत में शासन करना कुछ नहीं है। जब तुम्हें लोगों की जरूरत पड़े, जैसे चुनाव का समय हो, या देखो कि माहौल खराब हो रहा है, तुम्हारे खिलाफ लोग आ रहे हैं, तुमसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि महंगाई क्यों है, तुमसे लोग सवाल पूछने लगेंगे हमारे ऊपर इतना अत्याचार क्यों है, तुमसे सवाल पूछेंगे कि टैक्स ले जा रहे हो, सड़क क्यों नहीं बना, तुमको कुछ नहीं करना है, हिंदू मुसलमान कर देना है। केवल और केवल क्या कर देना है? हिंदू। क्या इतना से हो जाएगा? हो जाएगा। आते हिंदुओं के लिए अलग कानून, मुसलमानों के लिए अलग कानून बना, आज भी लागू है। आज भी हिंदू के बहुत, मैरिज एक्ट मुसलमान का अलग, हिंदू एक्ट अलग। इनकम टैक्स में भी एक हिंदू के लिए एक प्रिविलेज मिलता है कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली के लिए एक इनकम टैक्स में भी है। तो कहीं इनको फायदा, कहीं उनको फायदा। मुसलमान लोग को एक जगह फायदा होता है बियाह में। अब वो गड़बड़ होने वाला है। समझा कि नहीं?
वैसे भी आप इस्लाम धर्म में देखिए या हिंदू धर्म में, तो अभी के वक्त में समाज में जागरूकता आ रही है। अब कोई भी दो विवाह को एक सम्मान की नजर से नहीं देख रहा है। अब हर इंसान चाह रहा है हम दो हमारे दो, एगो बैकअप में रहे, मर आ जाए तो एगो संभाल ले। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? तो इस टाइप में ऐसे हो रहा है। तो आपने पहले क्या किया, हिंदू कोड और मुस्लिम कोड कर दिया, जिसका नाम रखा कार्नवालिस कोड। क्या रखा? कार्नवालिस। तो हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? अलग कानून बना दिया। किसने? कार्नवालिस। और इसने एक अच्छा भी काम किया, कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना था, तो नौकरी करने के लिए कोई भी अंग्रेजों की चमचागिरी करता था, धीरे धीरे नौकरी हो जाता था। इसने कहा ना टेस्ट होगा, इसने टेस्ट लेना चालू किया एसएससी के थ्रू। उस समय एसएससी नहीं था, उसे कहा गया नागरिक सेवा। क्या कहा गया? नागरिक सेवा। तो आपको नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चमचागिरी की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नौकरी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम देना पड़ेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस समय इंडियन पैसा इंग्लैंड वाले अपने यहाँ कैसे यूज करते थे? पैसा थोड़े ले जाता था सब यहाँ से, सामान सोना चांदी कोयला सब चीज यहीं से ले जाता था। तो पैसे का चिंता पड़ा है यहाँ। आगे समझते हैं, ध्यान से समझिए। तो इसने हिंदू कोड और मुस्लिम कोड बनाया। नागरिक सेवा का जनक किसे कहते हैं? कार्नवालिस। नागरिक सेवा का जनक कार्न। इसने टैक्स वसूलने के लिए सबसे कठोर कानून ला दिया। क्या लाया? अस्थायी बंदोबस्त। और अस्थायी बंदोबस्त आपको पढ़ा दी है। अस्थायी बंदोबस्त में टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी जमींदार को दी गई थी, और सूरज डूबने से पहले अगर जमींदार ने टैक्स का हिसाब नहीं दिया तो उसकी जमींदारी खत्म। सबसे कठोर कानून कौन था? अस्थायी बंदोबस्त। सोचिए पिता क्या आया था कहां से? यहाँ हिंदू मुसलमान करके राज करने लगा। इसकी यहीं पे ये मर गया। यहीं पर उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला है, बिहार और यूपी का बॉर्डर है। बक्सर से उधर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गाजीपुर। इधर आएंगे तो क्या मिल जाएगा? बक्सर। तो गाजीपुर के पास इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। वहां गाजीपुर में इसने बहुत बड़ा अफीम का कोठी बनाया था, गोदाम। अफीम वगैरह, ओपियम बोलते हैं इंग्लिश में अफीम को, वो तंबाकू के काम में आता है। अफीम बहुत ही हाई पावर का नशा होता है। ये बॉलीवुड के लोग ज्यादा करते हैं। जैसे हमारी दीदी, आपको पता है, सबको मेरी दीदी के बारे में सबको पता है कि नहीं? मेरे चाचा के बारे में इमरान खान, दोनों ससुर, हमारे फैमिली में दोनों खचरा निकल गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आप सब लोग को पता है। चलिए आप ध्यान से समझते हैं, आगे समझ। इसने अफीम की क्या बनाई थी? बहुत बड़ी कोठी। तो आज भी जो आप में कोई गाजीपुर का है, आप लोग गाजीपुर के अफीम कोठी है कि नहीं है? वहां पे अफीम की कोठी और गाजीपुर में है। और वहां पे लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा, वहीं पे मकबरा में सब घूमने जाता है। थोड़ा मतलब उसको डेकोरेट करके रखा है सब। तो लॉर्ड कार्नवालिस का मकबरा गाजीपुर। अफीम की वो गोदाम बनाया है गाजीपुर। आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, बताइए। पीट्स इंडिया एक बकलवा कार्नवालिस बोलता है। वारेन हेस्टिंग, नागरिक सेवा का जनक, अस्थायी बंदोबस्त, दरोगा का पद कार्नवालिस, दरोगा पद, मकबरा इसका है। भारत से पहले कहां था? हाँ? अमेरिका। आगे बढ़ जाए, इसके बाद आता है वेलेजिली। कौन आया? वेलेजिली, लॉर्ड वेलेजिली। बंगाल का शेर वेलेजिली, बंगाल का शेर वेलेजिली। इसने दिमाग लगाया और इसने ला दिया क्या चीज भाई? तो सहायक संधि। आपको पढ़ा चुके हैं सहायक संधि के बारे में, पढ़ाई कि नहीं पढ़ा है? सहायक संधि सबसे पहले अंग्रेज लाए थे या फ्रांसीसी? कौन सा फ्रांसीसी सबसे पहले लाया था सहायक? डुप्ले। किसने लाया था? तो सहायक संधि का जनक डुप्ले, सहायक संधि का जनक डुप्ले। लेकिन फ्रांसीसियों का बॉन्डिवास का युद्ध 1760 में छीछा लेदर हो गया, तो फ्रांसीसी हार गए। तो उनकी नीतियां ज्यादा फेमस नहीं हो पाई। तो उसी नीति को अपनाया किसने? लॉर्ड वेलेजिली। वेरी गुड, लाइन में सब लोग को डुप्ले याद है। यहाँ आधा को याद रहता है, आधा को नहीं याद रहता है। अब कौन बड़ा गलती करो तुम लोग को बताते हैं। कोई भी बड़ा गलती करेगा लोग ना, हम एक ही बार भेजेंगे सबको ऑनलाइन। यहाँ पता नहीं क्या, आज हमको बहुत गुस्सा लग रहा है, मन कर रहा है किसी को बहुत दौड़ा मारे। कोनो गलती नहीं कर रहा है यहाँ पे। चलिए, सहायक संधि के जनक डुप्ले। भारत में सर्वाधिक सहायक संधि प्रयोग किया वेलेजिली। सबसे पहले सहायक संधि को अपनाने वाला राज्य हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। सहायक संधि के तहत अंग्रेज अपनी सेना किसी भी राजा के महल में भेज देते थे, उसकी सहायता के नाम पर तथा उसके सैनिकों को ट्रेनिंग के नाम पर। और वो उसके अंदर रहते रहते किसी को पैसा पे मिला लेते थे सब, या धीरे धीरे हर गुप्त सूचना दे देते, और एक वक्त आता था ये क्या कर लेता था? उस पर कब्जा कर लेता। सहायक संधि सबसे पहले स्वीकार किया हैदराबाद। सहायक संधि के जनक डुप्ले। वेलेजिली बोलता है भारत में सर्वाधिक प्रयोग वेलेजिली, सर्वाधिक प्रयोग वेलेजिली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबसे पहले कौन सा राज्य? बंगाल का शेर वेलेजिली, बंगाल का शेर। इसने अपने समय बंगाल में किसी भी तरह के विद्रोह को पनपने ही नहीं दिया। हालांकि इसने शिक्षा पर भी जोर दिया था। बंगाल में इसने कई सारे कॉलेज की भी स्थापना कराया था यहाँ पर, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज सबसे फेमस है। बताइए, फोर्ट विलियम के किला जब बनाया गया था किसके समय में? सिराजुद्दौला।
फोर्ट विलियम का किला सिराजुद्दौला। और उस समय रॉबर्ट क्लाइव आया, पलासी का युद्ध किया। पलासी के युद्ध का कारण ही था फोर्ट विलियम के किला पर सिराजुद्दौला का हमला और ब्लैक होल की घटना। बदले में ही ना रॉबर्ट क्लाइव को मद्रास से कहां भेजा गया, बंगाल, और वहां जाके उसने क्या कर दिया, पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध उसने धोखे से जीत लिया। धोखे से जीता था कि नहीं जीता? आप बताइए, पूछते हैं आपसे सवाल, किस युद्ध को धोखे से अकबर ने जीता था? असीरगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? असीर। अकबर के जीवन का अंतिम युद्ध असीरगढ़। असीर इकारा पानीपत का तिथि उस समय तक मुगल बर्बाद हो चुके थे, वो तो गद्दी छोड़ के भागा था मुगल वाला। अहमद शाह अब्दाली और मराठा में हुआ था यहाँ पे, समझ में कि नहीं? बालाजी बाजीराव हार गए थे लोग इसमें, मराठों की गलती हम बता दिए थे। इस युद्ध में मराठे जीत गए रहते अगर वो पास जाके नहीं लड़े रहते, क्योंकि मराठों के पास उस समय की सबसे मजबूत क्या थे? तीरंदाज। और अहमद शाह अब्दाली की सबसे बड़ी कमजोरी तीरंदाज, लेकिन उसके पास तलवार वाले ज्यादा थे उसके पास। और अफगानी, जो अफगान के लोग होते हैं, वो जलवायु का असर पड़ता है, वो बहुत लंबे होते हैं। तो पास की लड़ाई में ऑटोमेटिक लंबे लोगों को फायदा होता है। मान के चलिए हम इतना लंबा है, अब खूब शक्तिशाली रहे, हितिये चुकी रहे, तो चाइना वाला पकड़ के इसे बलवा नीचे करके ले मार के कूच देगा आदमी एकदम बढ़िया से। कैसे चाट बनाने से पहले समोसा फोड़ देता है। यही हुआ भी, चाइना वाले बहुत कुमकुम आते थे, ये वो गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट का था सब, वो आलू बोल खेत का काम करने वाला मजदूर गया था, फौज में भर्ती हुआ, वहां पर चाचू कर रहा था, कुछ कर पकड़ कर ईट दिया कटई और मार रहा है, धान धान, अरे मार पकड़ कर ईट दिया जो चाव निकल यहाँ से। तो उसमें सब वो अहमद शाह अब्दाली की फौज में क्या थे, हाइट जाते, और इसमें गलती हुई थी और उन लोगों ने सुधारने की कोशिश भी किया था। सेना पुलिस को भेजा गया कि दूर हटो, और जब इसमें अहमद शाह अब्दाली की सेना सुन ली दूर हटो, तो कहे दूर हटो, चलो ससुरे हम भी चलते हैं, यहाँ पे बहुत गलती हो गई। लम्हों में खता की थी, सदियों में सजा पाई। आप लोग भी वही लम्हों में खता कर रहे हैं और सबको पता है कि आप वो खता कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विलेजली समझ में आ गया? फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज दरोगा के पास, नागरिक सेवा का जनक, हिंदू मुस्लिम के लिए अलग कानून, अस्थाई बंदोबस्त, बंगाल का शेर। अब उसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंगस। कौन आता है? लॉर्ड। इनका कार्यकाल याद करने की आपको जरूरत नहीं है, और जिनको कार्यकाल सबका याद हो गया उनका रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसका मतलब है कि उसने बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दिया। उतने भर पड़िए, कहा जाता है कि मुंह में उतने रखिए कि चबा सके, उतने भर रखिए क्या कर सके, चबा सके। लॉर्ड हेस्टिंगस। इसके समय कौन सा हुआ? नेपाल युद्ध। कौन सा युद्ध? नेपाल। अब इसमें कंफ्यूजन में मत पड़, देखिए दो को संधि हुआ था। संगोला का संधि तीसरा पेशवा बालाजी बाजीराव ने अंतिम छत्रपति साहू जी के मृत्यु के बाद कर लिया, और पूरा संगोला यानी पूरा गोला अपने कर लिया। और संगोली की संधि नेपाल के साथ हुई थी। संगोला संगोली अंतर रहेगा, वहां संगोला आपको बता चुके हैं, यहाँ क्या है? संगोली। संगोली की संधि के तहत नेपाल के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। तो ये किसके समय हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंगस क्या बढ़ा जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और लॉर्ड हेस्टिंगस के समय एक और का अंत हुआ था, बता सकते हैं? पिंडारियों का। किसका अंत हुआ? पिंडारियों का अंत हुआ। आप बताइए बाबू, पिंडारी किस साम्राज्य के छोटे टुकड़ी थे? मराठा साम्राज्य। संगोली की संधि के तहत भाई अब बोल रहा है मराठा लेट हो गया। संगोली की संधि के तहत अंग्रेजों ने किसे हरा दिया? नेपाल को हरा दिया। अंग्रेजों की अधीनता किसने स्वीकार कर लिया? पिंडारियों का अंत किसने किया? हेस्टिंगस। वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस। इसके समय मद्रास में कौन सी व्यवस्था आई थी? रैयतवाड़ी। कौन सी व्यवस्था? रैयतवाड़ी। इसने शिक्षा पर कितना खर्च किया था? 1 लाख। ये शिक्षा वाला क्वेश्चन पॉलिटी में पूछेगा आपका, अधिनियम के तहत। यहाँ पे 1813 में हुआ था, शिक्षा पर 1 लाख का जो खर्च हुआ। आगे देखते हैं हम लोग। विलियम बेंटिक, इसके बारे में आपको पहले से पता है कि नहीं? पहले बताइए पूरे। अब यहाँ पे ये लिखा ही नहीं है, आप मटेरियल में देखेंगे लाइव वाले भी, तो विलियम बेंटिक में लिखा है इसने सती प्रथा का। इसमें कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर ये भारत का पहला गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम। ये हम थोड़ी ना यहाँ बताएंगे, आप वहां बता चुके। इसने कई सारी कुप्रथाओं को खत्म किया, जिसमें सबसे खराब कुप्रथा थी सती प्रथा। कौन सी प्रथा? सती प्रथा। तो सती प्रथा का अंत किया था। हालांकि अन्य सारी प्रथाओं को भी जो गलत प्रचलन थे उन्हें भी खत्म किया, लेकिन सबसे फेमस कौन सी प्रथा थी? सती प्रथा। जला देता था सब सीधे आपको। सती प्रथा का अंत किसने किया? ठगी प्रथा का अंत विलियम बेंटिक। शिशु बलि पर रोक, शिशु हत्या पर रोक, विलियम बेंटिक। ठगी प्रथा तो आज भी धीरे धीरे क्या है? चालू ही है। ठग दो किसी को यहाँ पर, लेकिन उस समय कुछ ज्यादा ही था ठगी प्रथा। आज भी देखिएगा
आपके मोहल्ला में, गांव में कोनो मदारी सांप लेके जाएगा, उसका उसका मुख्य उद्देश्य सांप नहीं है, वो पहले भीड़ जुटा रहा है सांप दिखा के यहाँ पर, और उसके बाद कुछ अंगूठी उंगूठी बेचेगा, और किसी का हाथ देखेगा किसी महिला को, देखिए, और उसके बाद उसका भविष्यवाणी बताएगा। कैसे? पैसा आपके घर आता है लेकिन बचता नहीं है। यार ये पूरी दुनिया का कहानी है। कहेगा आप सब सही है, आपको किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन सब आपसे जलता है। अरे यार, अपनी गलती और अपना पीठ किसी को नहीं दिखता। झगड़ा में सब दूसरे को बोलते, एक बाबा बाबा बाबा, तो बाबा भेज देंगे कोई ना कुछ पत्थर उत्तर ले जाओ, 500 रुपया दीजिए, और बाबा एक वैसा पत्थर देंगे कि उसको दिखा दीजिए तो पति बेहोश हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। तो पहले ठगी प्रथा बहुत ज्यादा चलता था, समझा कि नहीं? सर हम भी ठगाए हैं। आगे बढ़ते, ठगी प्रथा का विलियम बेंट, सती प्रथा का, इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। भाई आधुनिक भारत का निर्माता या आधुनिक भारत का जन्मदाता, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी। आधुनिक भारत का नक्षत्र राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। देखो उधर से कौन सी बोली थी? डलहौजी। अब बोलेंगे तो कहेंगे सब कि हम बोलते हैं, बोलिए कि नहीं बोलिए? बोलिए। आधुनिक भारत, देखो एक और ये गलत हो गया। एक तो इधर से गलत बोली, उसका करिए दादा गलत हो गया। आधुनिक भारत का नक्षत्र राजा राम मोहन, आधुनिक भारत का अग्रदूत राजा राम मोहन। अब ध्यान से समझिए, आपको राजा राम मोहन राय थे सर। चलिए ध्यान से, आधुनिक भारत का निर्माता डलहौजी या आधुनिक भारत का जन्मदाता ये डलहौजी। डलहौजी ने वो सारे काम किए जो एक मॉडर्न उस समय की आधुनिक देश में जरूरत थी। जैसे अभी के समय में आप आधुनिक देश किसे कहेंगे? जिसके पास मेट्रो हो, हाइपरलूप हो, एयरपोर्ट हो, 5G नेटवर्क हो, उसी को ना आधुनिक कहेंगे। तो उस समय 5G का बराबर था तार विभाग। तार की सप्लाई होती थी जहां तक जाएगा, और वहां से फोन टेलीफोन की तरह था। टेलीफोन की तरह क्या था? तार विभाग। वहां तक जहां तक जाएगा वहां तक क्या जाता था? तार जाता था। तो डाक विभाग, तार विभाग, किसने चालू किया? डलहौजी। हाँ, शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी खोलना जरूरी है, छोटे मोटे कॉलेज से काम नहीं चलेगा। तो यूनिवर्सिटी खोलने के लिए इसने वुड डिस्पैच का नियम लाया, और वुड डिस्पैच का नियम शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। इसी वुड डिस्पैच के सिफारिश पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच के नियम के आधार पर कर दिया गया था। वुड डिस्पैच के नियम को भारत में शिक्षा का अधिकार समझा जाता है। शिक्षा को अधिकार देने वाला कौन सा अधिनियम था? वुड डिस्पैच का। अतः अधिकार को फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। तो बताइए, भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को? वुड डिस्पैच का नियम। कौन सा? वुड डिस्पैच का नियम। इस नियम के द्वारा कौन सा विश्वविद्यालय? कलकत्ता, बंगाल में कलकत्ता विश्वविद्यालय। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? डलहौजी को। संचार विभाग के तहत इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इसने तार व्यवस्था को सुदृढ़ किया, इसने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या किया? वुड डिस्पैच का नियम लाया। कौन सा नियम लाया? वुड डिस्पैच। लोगों के अंदर पढ़ाई की जागरूक हो गए। शिक्षा बड़ी खतरनाक चीज होता है, ये एक ऐसा हथियार है शिक्षा जो किसी भी मेटल डिटेक्टर में पकड़ाता ही नहीं है। आप बंदूक ले जाइए, मेटल डिटेक्टर में पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर आप खोपड़ी में शिक्षा लेके जाएंगे तो इतना बड़ा हथियार है कि ये पकड़ाता नहीं है। जैसे वुड डिस्पैच का नियम है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी वृद्धि हुआ। सब लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो नागरिक सेवा आई थी, उसके ये लोग क्या हो गए? पहले लोग फॉर्म भरने जाते थे, लोग हमको भी एग्जाम देना है, पहले क्या था? नौकरी चाहिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या, नागरिक सेवा का जनक, तो नौकरी लेता था। कब फॉर्म निकला, कब हुआ, पता ही नहीं चला। इस गांव में मान के चलिए दरोगा का वैकेंसी निकला लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। जिसको जिसको फॉर्म भरना है फॉर्म भरो, लाइन में लगाएगा, अगले दिन एग्जाम लेकर ले लो। कैसे मिलिट्री में बहाली होता है, रैली भर्ती देखे हैं? दौड़ जाओ, दौड़ने के बाद जो बचेगा एग्जाम ले लो, मेडिकल 2 दिन में फाइनल करके भेज देता है। ये दौड़ाया, अगले दिन एग्जाम मेडिकल उठ लेके फाइनल करके भेज देता है। पहले वैसे होता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये आया लॉर्ड डलहौजी, कहा कि कॉर्नवालिस तो ठीक किया है, लेकिन इसमें उतना फेयर नहीं है, इसको और सुधारने की जरूरत है। इसने कंपटीशन वाला एग्जाम दे दिया, ताकि बाहर में जब फॉर्म, पहले फॉर्म भरो, फिर एगो डेट निकलेगा कहिया एग्जाम देना है। सेम अभी जो आपका कंपटीशन एग्जाम होता है ना, ये किसकी देन है? डलहौजी। तो नौकरी के लिए खुली प्रतियोगिता, डलहौजी। बताइए, आधुनिक किसी आधुनिक समाज में यही ना होता है। उसके बाद इसने देखा कि गांव में नहर की जरूरत है, शहर में सड़क की जरूरत है, कहीं पे पुल की जरूरत है नदी के ऊपर। इसके लिए उसने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया, कहा कि ये पब्लिक की जरूरतों की जितनी भी चीज है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना दिया। क्या बना दिया? पब्लिक वर्क। आज भी भारत में जितना पुल, सड़क, नहर देखेंगे, PWD के ही अंडर में आएगा। किसकी देन है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके मालिक होते हैं। और जितना छोटी सड़कें होती हैं, छोटी पुलिया, छोटा बांध होता है, वो RWD के अंदर होता है, रूरल वर्क डिपार्टमेंट। और ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, समझा कि नहीं? गया तो राज्य सरकार किसे कंट्रोल करती है? RWD, और सेंट्रल गवर्नमेंट PWD।
बताइए, आधुनिक भारत में उस समय की ये बात है जब ट्रेन किसने चलाया था? ट्रेन डलहौजी 1853 में डलहौजी ने। सोचिए 1853 का बात, कौन ये उस समय इतना चीजों को डलहौजी ने किया। डलहौजी ने कहा यहाँ के राजा महाराजा लोग शासन में अड़ंगा लगा रहे हैं, जिसको जैसे मन वैसे हड़प लिया। हड़प नीति किसने लाया? हड़प नीति डलहौजी, जिसको जैसे मन वैसे हड़पा था। झांसी की रानी कहा कि इनके पास बहुत खजाना है, पैसा वैसा भी ज्यादा है, कहा कि इनमें देखो क्या दिक्कत है। तो झांसी की रानी की जो विवाह हुआ था, इनके पति 2 साल में ही मृत्यु हो गए थे। अब चूंकि हिंदू धर्म में आज भी दूसरी शादी रेयर ही देखी जाती है, अमूमन नहीं, बहुत कम होता। वो अलग बात है कि भैया एयू में है सब जो 2 को शादी कर लेता है, बट ये रेयर ही देखने को मिलता है। तो झांसी की रानी ने दूसरी शादी नहीं की थी, इनकी कोई संतान नहीं थी, अतः इन्होंने बच्चे को गोद लिया था। तो डलहौजी ने कह दिया गोद लिया हुआ बच्चा आपका संपत्ति नहीं संभाले। कुंवर सिंह से कहा कि जमींदारी खत्म, नाना साहब से कह दिया पेंशन खत्म, बेगम हजरत महल से कहा आपका शासन अच्छा नहीं है। अपने 2 सिक्किम को हड़प लिया, काका है कहा हमारा 2 डॉक्टर घूमने गया था सब, वहां आप लोग उससे अच्छा से इज्जत नहीं दिए लोग। डॉक्टर है, दामाद थोड़े है। यहाँ कुछ समय बाद दामाद जब फूफा बनता है तो उसका भी वैल्यू खत्म हो जाता है। समझ में कि नहीं गया वहां पे? तो उसने क्या किया, जैसे मन वैसे क्या किया, भारत को हड़पा था। सबसे पहले उसने हड़पा सतारा को। हड़प नीति के तहत सबसे पहले किसे हड़पा गया? महाराष्ट्र के सतारा, महाराष्ट्र के सतारा। और याद कीजिए यही महाराष्ट्र का सतारा है जो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 समानांतर सरकार 2 जगह बना था, सतारा में और बलिया में। चीतू पांडे बलिया, और सतारा में नाना पाटिल, नाना साहेब नहीं, नानाजी पाटिल, उन्होंने क्या किया? समानांतर सरकार बना दिया। तो होता है भाई, तो सतारा को इसने सबसे पहले हड़पा था। याद रखिएगा, पूछता है सबसे पहले हड़प नीति के तहत किसे हड़पा? सतारा को। तो ऐसे हड़प लिया। इसने बहुत सारा ससुरा काम किया, राज्यों को हड़पा, पूरी तरह से क्या किया? अपने अंडर हड़पा। रेलवे डिपार्टमेंट बनाया, पीडब्ल्यूडी में सड़क बना दिया, तार विभाग, डाक विभाग, शिक्षा विभाग, वुड डिस्पैच का नियम, खुली प्रतियोगिता, सारा काम किसने कर दिया? लॉर्ड डलहौजी। किसने किया? बहुत खतरनाक था सकता। और भारत के लोग डलहौजी से पूरा बिखिया गए थे। तो डलहौजी के बाद आया कैनिंग, पिटा गया कौन? कौन पिटा गया? कैनिंग पिटा गया। समझा क्या नहीं? बताइए, नागरिक सेवा का जनक कौन? लेकिन खुली प्रतियोगिता, खुली प्रतियोगिता डलहौजी, खुली प्रतियोगिता। आगे बढ़े, वुड डिस्पैच का नियम डलहौजी। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा डलहौजी, डलहौजी। वुड डिस्पैच कर, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, किस आधार पर? वुड डिस्पैच। आगे बढ़ जाते हैं, बकले बढ़ गए। इसके बाद कौन आएगा? लॉर्ड कैनिंग। देखिए कैनिंग के समय बेचारा पिटा गया। सारा गलती कौन किया? पिटा कौन गया? हाँ? हाँ, देहात में वो कहावत कहा जाता है, खेत चरे गधा लात खाए जुला। सुने कि नहीं? हाँ? दूसरे का इल्जाम दूसरे पे थोप देता है। तो देहात वाला एक से कहावत बना के रख ले रहता है। आप में ज्यादातर बच्चे देहात के ही होंगे। आगे देखते हैं, देहात वाला बड़ी खुशी होकर बोलता है हाँ सब देहात के हैं। तो लॉर्ड कैनिंग जब आया तो लॉर्ड कैनिंग बेचारा कुछ ज्यादा गड़बड़ किया नहीं था। इसके समय मेन गलती ये हुआ कि बेस फील्ड की जगह इसने क्या ला दिया? एनफील्ड राइफल। और रियल में वहां पर गाय और सुअर की चर्बी मिली थी। गाय की चर्बी इसलिए कि वो इजीली अवेलेबल थी, उसको गाय बड़ी होती है। और अमूमन देखिए गाय पालते सब हैं, गाय के प्रति आस्था तब तक ही है जब तक वो दूध दे रही है। ये एक बहुत ही कड़वा सच है कि गाय बेचने से पहले उसको आस्था नहीं समझ में आती है जब तक वो कटती नहीं है। चोर बाजार में एक बार लोगों का डिस्कस था। देखिए चोर बाजार में अमूमन चोरी का सामान नहीं बिकता, लेकिन हाँ वहां पे सेटल कर दिया जाता है, तो थोक सामान में बेचा जाता है। तो कई बार ऐसा बात हुआ। तो एक बार झारखंड में एक जगह है 3 पहाड़, दुमका कोई है वहां, 3 पहाड़ एगो स्टेशन है, वहां चोरी का मोबाइल बहुत बिकता है, जानता रहा कि दुमका में। वहां पे तो एक बार पुलिस का वहां पे बहुत छापा पड़ा। तो एगो चोर ने बड़ा सॉलिड जवाब दिया था कि यहाँ बेचने से प्रतिबंध लगा रहे हैं ना, इससे ज्यादा अच्छा रहता कि चोरी ही मत होने दीजिए। यहाँ आ रहा है तब ना बेच रहे हैं, जब चोरी नहीं होगा तो बिकेगा कहां से? तो गाय में समस्या ये है ना कि गाय जिसकी है जब बूढ़ा हो जाता है, गाय जब 3-4 बच्चा देने के बाद अब गाय काम लायक नहीं बचती है वहां पे, तो फिर उसको बेचता है। उसको पता है कि कहां ले जा रहा है, कहां ले जा रहा है पता है कि नहीं। जो काट रहा है ना ओकरा पकड़िए, कहिए तो किससे बेचा था, ओकरा 2 हाथ लगाइए, तू किससे खरीदा था, ओकरा उसी खूंटा में बांधिए जिस खूंटा में बनाया था। तो देखिए भारत में आस्था बड़ी चीज होती है, लेकिन आस्था के आड़ में राजनीति भी होने लगती है। गौ हत्या पर बैन एक ही शर्त पे रुक सकता है कि सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर ढंग से गौशाला बना दे। जिस गरीब की गाय बिसुक गई है, बूढ़ी हो गई है, वो उस गौशाला में जाके छोड़ दे। लेकिन गौशालाओं की स्थिति इतनी बुरी है कि वो कसाई से बुरा मौत देते हैं। गाय एक ओर से सड़ गई है, नहीं चल पा रही है, घसीट के चल रही, आप देखते हैं तो बहुत बुरा दर्द है। जानवर लोग को बर्बाद कर देता है। तो गाय इजीली अवेलेबल थी अंग्रेजों की, वहां से चर्बी ले लेता था। और चर्बी और सुअर की चर्बी जो होती है ना बड़ी सॉलिड होती है, वो ठंड को रोक लेती है। वहां पे तो मिला के आप बंदूक पे बनाता था। कैनिंग के समय यही गलती क्या हो,
वॉइस गायब हो गया सर। सर हम अनाथ हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, पटना आओ, हम यहाँ से अलाउ कर देंगे सब में, क्योंकि वहां से पता नहीं चल पाता। ठीक है चलिए, ऐसे ना ऑनलाइन में पता नहीं चल पाता है, सही बोल रहा है झूठ बोल रहा है। यहाँ आएगा प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक कर लेंगे। मिसयूज भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा, और ये चट्टा सब मिसयूज कर करके सही लोगों का बहुत बड़ा कम। हमारे पास 2-4 ऐसे ऐसे लोग आए ना, देख के हमारा खून खोल जाता है वहां पर। हाँ पल्सर वाला है, मतलब एकदम भिखारी टाइप का आया था, और जब उसको अलाउ कर दिया अगले दिन पल्सर से आया। यार क्या बात करते हो यार, तो इतना गिरा हुआ काम नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद ना एक आदमी के दिमाग में एक डाउट होने लगा। कई बार आदमी ऐसे भी को मना कर दिया कि जो रियल में गरीब, बाद में फिर पता चलता है कि हाँ चलो भाई इसको कर देना चाहिए। ये सब गलत बात है। चलिए अब आगे आते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग के समय सबसे बड़ी गलती बेस फील्ड की जगह एनफील्ड ड्राइव, लेकिन उसकी कमी के चक्कर में सारा गुस्सा डलहौजी वाला किसके ऊपर उतरा? कैनिंग। आपातकालीन राजधानी कैनिंग ने किसे बनाया? इलाहाबाद। जबकि लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को बनाया था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा बनाया? शिमला। गर्मी के दिन में वो कहां चल जाता था? शिमला चल जाता था। गर्मी के दिन में शिमला चल जाता था। ये इतना ना ऊंचा है कि शिमला जाता था मेरठ होके जाना था। कुछ देता था वहीं पे। तो सारा चीज यहाँ हो गया। हम 1857 की क्रांति पढ़ा दी है, ठीक है, दोबारा उसको नहीं बताएंगे। बस इतना समझिए कि लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति आई, जिसके कारण अगले वर्ष 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858 फिर इलाहाबाद की घोषणा हुआ। यहाँ संधि नहीं हुआ, इलाहाबाद घोषणा पर किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत का शासन किसे दिया गया? इंग्लैंड के राजा को। लेकिन 1876 में किसे दे दिया गया? रानी को। किसे दे दिया गया? रानी को। इंग्लैंड के राजा को ज्यादा वैल्यू की रानी को? हाँ रानी, क्योंकि इंग्लैंड की रानी किससे फसल थी? हॉलैंड के राजा से। कहां से? हॉलैंड के राजा। तो इंग्लैंड के लोग कहते हैं हम रानी को जानते हैं, केकरा से फसल है हमको मतलब नहीं है, तो राजवा को वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वहां के लोग को पता है हमारी जो पहली की रानी थी वो इकलौती लड़की थी, और जाके केकरा से फंस गई? हॉलैंड के राजा विलियम ऑफ ऑरेंज। वो इंग्लैंड की क्रांति में पढ़ाएंगे, समझ रहा है? बगलों को खुश है ले इंडियन से फंस गए बगलों का। आगे देखते हैं हम लोग। तो 1858 में भारत का प्रशासन किसे दिया गया? राजा को। लॉर्ड कैनिंग बोलती है किसे दिया गया? राजा। क्राउन को कहते हैं, राजा मतलब क्राउन, ताज पहनता है, क्राउन को या राजा को दिया गया। लेकिन 1876 में किसे दिया गया? महारानी। ये दोनों को शर्मा पूछता है, समझ में दिया गया? विद्रोह के बाद राजा, उसके कुछ साल बाद राजा। विद्रोह में रानी नहीं ली, क्योंकि मारधाड़ चल रहा, हम ना शासन संभालेंगे। जब देखिए शांत हो गया है, तो सुन रहे जी, अब हमको दे दीजिए। देख रहे हैं बहुत होशियार होती है सब लड़की सब, समझा? तो अब आगे समझते, अभी भी होती है सब। ये लॉर्ड कैनिंग के बारे में हो गया। कैनिंग के बारे में पढ़ाई चुके हैं हर चीज। इसके समय बस इलाहाबाद घोषणा पत्र पारित हुआ। अब कहेगा पील कमीशन का गठन किसके समय हुआ? तो भाई 1857 की क्रांति के लिए पील कमीशन का गठन कैनिंग के समय हुआ था। 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ पूछेगा, उसके आसपास सब किसको थमा दिया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग समझ आगे कि नहीं? लॉर्ड कैनिंग। इसमें और सारी चीजें हुई थी, इसमें देखते हैं लिखा कि नहीं लिखा। दिखाई है लॉर्ड के। इसके समय क्या हो गया भाई? 1857 का विद्रोह हुआ। इलाहाबाद की संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त। इसमें जब पॉलिटी पढ़ाएंगे, नहीं ध्यान, जब पॉलिटी, तो उस समय फिर आपको लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ाएंगे कि भारत में मंत्रिमंडल की स्थापना कैनिंग, विभागीय प्रणाली कैनिंग, आईपीसी की धारा कैनिंग, सीआरपीसी, आईपीसी सीआरपीसी कौन था? कैनिंग। तो वो हिस्ट्री से रिलेटेड तो है नहीं। आपका मन है तो आप लिख सकते हैं विभागीय प्रणाली, आईपीसी की धारा, आपका मन है तो लिख सकते हैं। तो वहां पे चर्चा करेंगे, कहां पे? पॉलिटी में, समझा कि नहीं? और आपको एक और भी यहाँ पे 1857 की जब क्रांति खत्म हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या लगा रखा था? द्वैत शासन। सोचो 1857 की क्रांति में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गया, तो बाद में जो सोचो थोड़ा द्वैत शासन कहां से बचल रहेगा? नहीं समझ में गया? जब कंपनी खत्म तो द्वैत शासन है कि सिंगल शासन है, क्या मतलब? तो राजा ने रख लिया यहाँ पर। तो 1861 के समय इसमें कई सारी चीजें, तो जरूरी नहीं कि हर चीज आपको याद ही हो, मेमोरी भर जाएगा, कुछ दिमाग से भी लगाइए। कहेगा कि द्वैत शासन कब समाप्त हो गया, किसके? देखिए भाई, पिटाया था 1857 में, 58 में राजा ले लिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना कानून बनाया था सब खत्म। तो कैनिंग के समय द्वैत शासन समाप्त। विभागीय प्रणाली किसके समय है? कैनिंग। रजवा कहा कि तुम्हारा विभागीय, तुम्हारा विभागीय, तुम्हारा विभागीय, सब एक को दे देंगे तो ऐसे ही तांडव मचा देगा, समझ में कि नहीं? कैनिंग के विभागीय प्रणाली। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कैनिंग के बाद कौन आया था भाई? एल्गिन। इसके समय क्या हुआ था भाई? वहाबी आंदोलन हो गया था। वहाबी आंदोलन का केंद्र खत्म हो गया था। वहाबी आंदोलन का केंद्र, वहाबी आंदोलन का केंद्र पटना। अंग्रेजों सबसे सुव्यवस्थित संगठन कौन था? वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन था, ये अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाता था। एल्गिन ने इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। इसके बाद कौन आया भाई? मेयो, इसको मार दिया था। मेयो के बाद लीटन, उसके बाद रिपन। इनके बारे में पहले आप समझ जाते हैं, चलिए ध्यान से। एल्गिन ने वहाबी आंदोलन का क्या कर दिया? समाप्त किया। एल्गिन वहाबी आंदोलन। पहला बताइए क्या पढ़े आप? क्लाइव, क्लाइव पढ़े ना? उसके बाद वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग। उसके बाद वारेन हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस के बाद विलियम
अरे यार, पहला बोलिए रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद कार्नवालिस, नागरिक सेवा का जनक कार्नवालिस, इसके बाद वेलेजली के बाद बस बेंटिक लिख दें। हाँ चलेगा यहाँ पे। लॉर्ड हेस्टिंगस बैटिंग विद्रोह हुआ किसके समय? कैनिंग। उस विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करके गया डलहौजी। एल्गिन आए, कुछ खास काम किए नहीं, यहाँ पर वहाबी आंदोलन का अंत कर दिया। आए मेयो, मेयो ने कई सारे सुधार किए, लेकिन मरा गए मेयो यहीं भारत में। कार्नवालिस भी यहीं मरा था, लेकिन इसे किसी ने मारा नहीं था। चलिए ध्यान से समझते हैं। मेयो जो आया वो भारत में जनगणना करने के लिए सोचा। तो भारत में पहली बार जनगणना किसने चालू किया? मेयो। जनगणना मेयो, लॉर्ड मेयो, जनगणना मेयो, लॉर्ड मेयो 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो ने चालू किया। इसने जनगणना चालू किया। और जब भारत की जनगणना गिनती करना चालू किया ना, तो इसको समझ में आया कि बहुत गलती काम कर दिए हम, बहुत ज्यादा है सब, इसको गिनना बहुत मुश्किल है। तो जनगणना किया, लेकिन आधे पर ही रोक दिया। तो जनगणना शुरुआत किसने किया? मेयो। मेयो जो था ये खतरनाक था। तो वायसराय तो कोई भारत के लिए अच्छे नहीं थे सब। तो लॉर्ड मेयो जो था ये अंडमान निकोबार में जेल बनवाया। जब अंग्रेजों ने भारत में सेलुलर जेल कहां बनवाया था? अंडमान। ये गया अंडमान निकोबार में, वहां पे सेना का निरीक्षण करने के लिए। तो उसमें एक अफगान का सैनिक था। तो अफगान वाले शुरू से उठपटांग होता है, मरखा शुरू से ही। उसका हिस्ट्री उठा के देखिएगा ना, चाहे उसका कुछ बबरे अफगानिस्तान से आया था, क्या शांति से जिया था? खुद से देखिए, कोई भी मतलब से ससुरी अफगान का था, बिहार का। तो वो जो था वो ध्यान से समझिए, तो अफगान सैनिक था। अफगान सैनिक देखिए, दो चीज याद रखिए। दो आदमी लड़ाई को बड़ी गर्व से कहता है। हम तो तीन को समझते हैं। एक राजपूत लोग लड़ाई लड़ने को ना शान समझेंगे, मार दें। एक पठान सब अफगानिस्तान वाला मार, और हरियाणा वाले जाट लोग मारधार में पीछे नहीं रहते। HR गाड़ी नंबर बदमाशा का क्षेत्र अब बताओ, बता देंगे तेने यार तेने मित्र। HR गाड़ी नंबर मतलब बदमाशा का क्षेत्र, मतलब HR मतलब हरियाणा। बिहार की गाड़ी पे BR लिखता है, तो गाना क्या है? HR गाड़ी नंबर। भाई उन लोग का खान पियन भी बहुत तगड़ा होता है। और जाट लोग सेना में नो डाउट, सरदार सब जाट सब बहुत है, सब रेजिमेंट भी है उन लोग का। अब मार धार में आगे ही रहता है। तो अफगान का था, अब मार करने में एकदम आगे, भाग गया ड्यूटी पे से, कीचड़ उचड़ पोत के। गढ़ा में एगो सुतल था यहाँ पे, उसको पता था ये गढ़ावा हेल के यहाँ से जाएंगे लॉर्ड मेयो। तलवार लेके बैठल था वो गढ़ा में। लॉर्ड मेयो को घुमाने ले गया सब, और घोंप दिया तलवार लॉर्ड मेयो में। मर गए बेचारे। कौन? लॉर्ड मेयो। जनगणना हो गया उनका अपने किसने मार दिया? लॉर्ड मेयो। अंडमान निकोबार में क्या दे दिया गया? फिर उसे फांसी दे दिया गया। अंग्रेजवा छोड़ने जाएगा। अब भाई आप वायसराय को मारे हैं जी, सबसे बड़का पोस्ट है अभी के राष्ट्रपति द्वारा, मार फांसी दे दिया गया। किसको? लॉर्ड मेयो। इसके बाद कौन आया? फांसी, इसको क्या फांसी देंगे? अफगान जो मारा था सैनिक, उसे फांसी दिया गया। ये तो मरिए गया, आपका दोबारा फांसी देंगे। लॉर्ड लीटन। सबसे खचरा अगर कोई था तो लॉर्ड लीटन था। सबसे खचरा लॉर्ड लीटन। ये बहुत ही भयानक खचरा था। इसने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला दिया। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ला दिया। ये तो पढ़ाई दिए वर्नाकुलर। ये बताइए किस प्रेस ने इसका स्वागत किया था? हाँ पानी ऊपर करो जी। कोई तालिबानी है क्या? सर पठान सब का हालत बिगाड़ा था तालिबानियों ने, अभी हाल फिलहाल में। नहीं वो भी अपने आप को पठाने कहता है सब। वो सब तो अफगान में वही रहता है सब। वहां पे उन सब का मेंटेलिटी अजीब रहता है। आप नहीं मतलब अफगान वालों का किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। मरने जीने को उतना नहीं समझता है सब वहां पे। अभी भी वो सब बहुत प्राचीन काल का है सब। अफगान का एक सैनिक था, अमेरिका का एक सैनिक था, घायल हो गया अफगान लड़ाई में। 10 साल पहले की बात है, 2010 की बात। अमेरिका का वहां कब्जा था, और वो किसी फैमिली के यहाँ जाके शरण लिया। तो फिर वही वाला बात हो गया, हमारे में शरण लिया तो हमारी जिम्मेदारी। उस पूरी फैमिली ने अफगान के आतंकवादियों से लड़ के उस अमेरिकी सैनिक का जान बचाया था, और इस पर एक मूवी भी बनी है वहां पर। सोचिए अजब टाइप का उन सब की मेंटेलिटी है इस जमाने में, कि हमारे घर में शरण लेने आया, हमारा मेहमान हो गया, और यह तुमको मारने आया ही नहीं दिख रहा था। अजब उन सब की मेंटेलिटी। उन सब से नहीं कोई दुनिया, दूसरे दुनिया का है। तो इन्होंने कौन सा लाया? वर्नाक्यूलर है। इस ससुरे ने आर्म्स एक्ट ला दिया। क्या लाया? आर्म्स एक्ट। कहा कि भारतीयों को हथियार रखने नहीं देंगे। उसने ला दिया लाइसेंस प्रणाली, और लाइसेंस में कह दिया कि लाइसेंस बनेबे मत कर। भारत में भी आप हथियार रख सकते हैं, उसके लिए किसकी जरूरत है? लाइसेंस। जाइए डीएम लाइसेंस बनाता है, बनेबे नहीं करेगा। इतना तामझाम कर देगा, नहीं बनाएगा। बहुत नियम कानून लगा देता है। ITR लाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, उसके फाइलें अटका देगा। अब पहुंच पैरवी है तो क्या दिक्कत है? इसने कह दिया लाइबे नहीं करेगा, भारत के लोग हथियार नहीं रख सकते। और एगो क्या लाया? सिविल सर्विस एक्ट लाया, और कहा कि 21 साल में, पहले था कि 21 साल के अंदर अंदर आपको UPSC निकाल लेना है। इसने कह दिया 19 साल में। बताओ 19 साल में यहाँ लड़का ग्रुप D नहीं निकाल पाता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
19 साल में ईवल होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिविल सेवा, हाँ 21 से घटा के कितना कर दिया? 19। आप बताइए, ये जबरदस्ती ये बात है ना? 21 से 19 साल में कैसे? ये सारा गलत गलत काम किसने किया? लीटन। इसे लीटन बहुत खचरा था ये लॉर्ड लीटन। इसके बाद आया था रिपन, ये बहुत अच्छा था। भारत के रिपन उसी से मिलता जुलता है। हाँ कुछ हो गया, ये अच्छा था। रिपन क्या था? ठीक था। रिपन हर उस गलतियों को सुधार दिया। वर्नाकुलर एक्ट को समाप्त, आर्म्स एक्ट को समाप्त कर, वापस 19 से कितना किया? 21। ये तो रिपन के वो काम है जो केवल लीटन की गलतियों को सुधारा। तो किसी की गलती को सुधार देंगे तो मतलब आप महान थोड़े कहला जाएंगे। आप भी तो कुछ कीजिए। इसने बहुत कुछ किया। याद कीजिए, पहला कारखाना अधिनियम, हाँ पूरी तरह से नियमित जनगणना रिपन। किसने लाया था? रिपन ने इल्बर्ट बिल ला दिया। ये क्या लाया था? वर्नाकुलर। और रिपन ने क्या ला दिया? इल्बर्ट। कहा कि भारत का जज अंग्रेजों को भी सजा सुना सकता है। पूरा अंग्रेजों के खिलाफ हो गया सब, रिपन को गरियाने लगा सब, यू बास्टर्ड इडियट। अंग्रेजों गरीबों का था धीरे धीरे, ब्लडी फूल। समझ आ गया? सब किसको गरियाने लगा? सब रिपन। रिपन पे इतना दबाव लाया गया कि उसको वापस लेना पड़ा इल्बर्ट बिल। इतना ज्यादा दबाव बना। इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक कहा। इन्होंने भारत का क्या कर रहे हैं? उद्धार कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन बहुत ही धार्मिक इंसान था, बहुत धार्मिक। ये भगवान से बहुत डरता था। तो ये कहता था कि हम इन पे अत्याचार नहीं करेंगे। गलत तो कानून लाया नहीं था। अंग्रेजों ने किसका विरोध किया? अंग्रेज सब गोरा गोरा होता है सब, इसलिए उसको श्वेत विद्रोह किया गया। गोरकन का विद्रोह, श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ? रिपन। इल्बर्ट बिल, रिपन। आप बताइए, कारखाना अधिनियम, रिपन। पूरी पूर्ण जनगणना, रिपन। 1881 में पूर्ण जनगणना। पहला प्रेस, ये कारखाना अधिनियम, रिपन। कारखाना में काम करने के लिए तकनीकी शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, तकनीकी शिक्षा को शामिल करने के लिए इसने एक हंटर कमीशन भी बनाया था। तो हंटर कमीशन ससुरा दो गो, जलियांवाला बाग में भी हंटर और शिक्षा वाला भी हंटर। आप आंसर कैसे दीजिएगा? ऑप्शन के हिसाब से। समझा कि नहीं आ गया? क्योंकि अगर कहेगा हंटर कमीशन किससे संबंधित है, तो ऑप्शन में देखेंगे जलियांवाला बाग और उसी के आसपास की घटनाएं दी रहेगी, तो आप उससे समझ जाइएगा। और अगर उससे लिखा विश्वविद्यालय, सिंचाई, शिक्षा, वहां मार देंगे आप लोग। नाम एक ही है, इसका कोई ट्रिक नहीं रहेगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? डिसाइड करना। तो इसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए थे। किया था कि नहीं किया था? तो पहला तो 3 गो सुधारा, वर्नाकुलर एक्ट खत्म किया, आर्म्स एक्ट खत्म किया, वापस इसको सही ले गया। तो ये तो सुधार था। अपने क्या क्या किया? तो 81 में इसने पूर्ण जनगणना, कारखाना अधिनियम, शिक्षा के लिए हंटर आयोग, ये लगले लगले है के साथ याद कर लेंगे। इसके अलावा इल्बर्ट बिल को पास करा दिया था। इसके समय क्या लाया था? इल्बर्ट। हालांकि पास होने दिया सब नहीं, लेकिन इसने दिया था कि भारत के लोग भी क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों को सजा सुना सकते, अंग्रेजों को सजा सुना सकते। अगर ये इल्बर्ट बिल पास हो गया रहता तो यकीन मानिए भगत सिंह को फांसी नहीं हो सकती थी, क्योंकि वहां कौन बैठा रहता है? भारतीय जज बैठा। और एक भारतीय जज था, उसने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि भगत सिंह की फांसी पर उसको नहीं बचा पाया था। समझा गया कि नहीं? हैदर नाम था, हैदर करके कुछ था। हैदर अली तो वो नहीं था, बस हैदर खान, हैदर या हैदर खान करके ऐसे था वहां पे। और उसने एक ही जज था। अब बताइए 4 जज में एक जज से क्या मतलब होता है? 3 एक के तो फैसला से सुनाइए देगा, 2 गो रहता तब ना रोक देता। उसने पूरी कोशिश की थी वहां बचाने के लिए, लेकिन भगत सिंह को नहीं बचा पाए, तो उन्होंने क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। बाहर में जाए ऐसा नौकरी। अच्छा काम किया। देखिए भारतीयों ने जहां हद तक उन लोगों ने सोचा है भारत को उस समय की स्थिति में, लेकिन आज आप 2021 में बैठ के कह दीजिएगा कि आजादी भीख में मिला है, इस सूरत में। चलिए आगे कल समझेंगे। साल याद रखना।